इशाल पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क हैं, बचपन से पढ़ते भी आए हैं, इस पर यकीन भी रखते हैं और जिसकी समाजी और इक्तिसादी तरक्की का दारोमदार ज़राअत पर है, ये भी हमने पढ़ा है, सुना है हर एक से। मगर इसके बावजूद हम ग़िज़ाई शोबे में खुद कफ़ील नहीं हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में जो करोड़ों अफराद हैं वो भी इस वक्त ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से कद में छोटे रह जाते हैं, उनके जिस्म लाग़र नज़र आते हैं, जिसामत उतनी नहीं बढ़ती, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए एज के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका जिक्र वज़ीर आज़म साहब ने, आपको याद होगा, अपनी पहली तकरीर में भी किया था। स्टंटेड ग्रोथ की वो बात कर रहे थे, यही वो बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ तस्वीर भी दिखाई थी। और अगर पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल इसी तरह संगीन रही तो मुस्तक़बिल की नस्लें कमज़ोर होंगी, लाग़र और सेहत के खदशात से दो चार हो जाएंगी। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ना करे कि हमें इस सूरत हाल से दो चार होना पड़े। रही सही कसर जो है कोरोना वबा ने निकाल दी है, क्योंकि इस वक्त अब अगर हम देखें तो ग़िज़ाई किल्लत का हमें सामना है। कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा, लोगों के ज़राए आमदन में ख़तरनाक हद तक कमी, ये सब वजह बन रही हैं ग़िज़ाई किल्लत की, या ग़िज़ाई जो हम कहते हैं कि इस वक्त हमें तहफ़्फ़ुज़ का, हम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। तो ये वजूहात हैं, लाखों पाकिस्तानी इससे मुतासिर हो रहे हैं। हाँ, तशवीशनाक बात इशाल साथ ये भी है कि ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से इंसानी और मुआशी तरक्की जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। ग़िज़ाई बहरान और भूख से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को जामे हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। ग़िज़ा, सेहत और मुआशी निज़ाम को तो हमें बेहतर करना ही करना है और ग़िज़ाई पैदावार और तकसीम को मुनसिफ़ाना अंदाज में तरतीब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। और ये बहुत ज़रूरी है और तभी हम बहरान से बचा जा सकते हैं, हम तभी बहरान से बच सकते हैं, ग़िज़ाई जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे बच सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, हमारी आने वाली नस्लें इस ग़िज़ाई किल्लत से महफूज हो सकती हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म अपने खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोविड-19 बहरान ने दुनिया भर में जो है पहले से ग़िज़ाई किल्लत के शिकार 59 करोड़ जो अफराद हैं, एक अंदाजे के मुताबिक उनमें 13 करोड़ 20 लाख का मजीद इजाफा कर दिया है। क्या आपके पास पाकिस्तान के हवाले से कोई आदादो शुमार हैं कि यहाँ कोरोना की वजह से खुसूसी तौर पर ग़िज़ाई किल्लत में कितना इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आप कह लें कि पाकिस्तान में जो आप पिछले साल में, एक साल में जो प्रोडक्शन हुई है हमारी, वो दूध के हवाले से देख लें, गोश्त के हवाले से देखें, इसमें गंदम की बात कर लें, हम चावल की बात कर लें, मकई और चीनी। सो प्रोडक्शन जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सो सालाना हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है। सो पहला तो होता है कि सप्लाई पूरी है या नहीं है, सप्लाई बढ़ी है। और दूसरा, जहाँ कहीं गैप आया था गंदम पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है। और दूसरी बात इसमें यह है कि अफोर्डेबिलिटी की बात है। अफोर्डेबिलिटी में ऐसा इशू हो सकता था कि अगर लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी ना रही हो तो बेशक गंदम ग़िज़ा मौजूद भी हो और वो ख़रीद ना कर सकें तो फिर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लोग हो जाते हैं। लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट ने तकरीबन 150 अरब रुपया जो है वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले या $2 पर डे से जो कम इनकम वाले लोग थे उनको 150 अरब रुपया जो इसमें था कोरोना के दौरान, जो पेंडेमिक जब पीक पे था, तो 150 अरब रुपया गवर्नमेंट ने तकसीम किया बड़े मेरिट पे। सो इसका मतलब है कि लोगों की इनकम कम नहीं हुई, लोगों की इनकम निस्बतन बढ़ी है। और फिर जो स्टेट बैंक का जो स्टिमुलस था उसकी वजह से लोगों को नौकरी से नहीं निकाला गया, लोग बेरोजगार नहीं हुए। फिर आप कह लें जो मजदूर था, दिहाड़ीदार था, उसको एक तो गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया और फिर दूसरा सोसाइटी ने सपोर्ट किया है। सोसाइटी की खूबसूरती वहाँ पे आई कि जितना कुसाबे तौफीक था उतना उसमें यहाँ पे राशन और दूसरी चीज़ें तकसीम की हैं, जिससे यहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार जो है, जो पहले लोग हैं यकीनन मौजूद हैं यहाँ पे। हमारी आप कह लें कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग पार्शियली अंडरनर्स्ड मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन ड्यूरिंग कोरोना इसकी मैनेजमेंट बहुत बेहतर हुई है, लिहाजा ग़िज़ाई किल्लत का लोगों में आप कह लें उनका नंबर बढ़ा नहीं है। थैंक यू। चीमा साहब, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमती पॉलिसी क्या होगी? क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में चीनी और गंदम का बहरान हमारे सामने है, किस तरीके से हुकूमत इससे निपटेगी? चीनी और गंदम का बहरान जो है वो प्रोडक्शन का इशू नहीं है, बेसिकली आप कह लें ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का इशू बना है। लिहाजा आप कह लें पहली बात तो आपको खुशखबरी सुनाने वाली है कि इस साल गंदम की पैदावार ज़्यादा हुई है, तारीखी तौर पर ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान में पिछली जो गंदम की पैदावार थी 26 मिलियन टन थी, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28 मिलियन टन गंदम की पैदावार एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। लिहाजा आप कह लें यहाँ इस साल कोई बहरान नहीं होगा। इसके बावजूद
हम मुहज़्ज़ब दुनिया में या डेवलप कंट्रीज़ में 120 दिन की इन्वेंट्री रखते हैं एडिबल जो खुराक की 120 दिन की इन्वेंट्री, इन 4 महीने की जो कंजम्पशन है वो उसकी इन्वेंट्री रखी जाती है। अच्छा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 साल में, एक ये और एक अगले साल में, ये जो बेंचमार्क है इसको अचीव करें कि हमारे पास 4 महीने की कम से कम किसी भी वक्त पे जो लोएस्ट लेवल हो वहाँ पे भी 4 महीने की हमारे यहाँ कोई भी जो कंजम्पशन कमोडिटी आइटम है खुराक का से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड, खुराक और एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो 4 महीने की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद हो। ये गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रख लिया है। लिहाजा वेजिटेबल की प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, फ्रूट्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, मकई की प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, चीनी की प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं। लिहाजा इसका दोबारा इम्कान नहीं है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, फूड सिक्योरिटी के लिए हम बात करते हैं कि किसानों को खुशहाल करना बहुत ज़्यादा अहम है। आप क्या समझते हैं कि कितना अहम होगा कि हमारे किसान खुश हों, और इस हवाले से हुकूमत किन पॉलिसीज़ को अपना रही है कि किसान जो है वो खुश हो, खुशहाल हो? देखिए, किसानों को 2 तरीके हैं खुशहाल करने के। एक तो ये है कि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, और दूसरा तरीका ये है कि उनकी जो प्रोड्यूस है वो आप कह लें कि बाज़ाब्ता तरीके से बिक जाए, उनको उसका रेट ठीक मिल जाए। आप देख रहे हैं कि कई साल बाद इस साल, पिछला साल और ये साल किसानों को गन्ने का पूरा रेट मिला, किसानों को आप कह लें उसकी मकई बड़ी अच्छी बिकी, किसानों की हमने 400 रुपये 500 रुपया 400 रुपये पर मन हमने गंदम का रेट बढ़ाया है। आप कह लें कि चावल का रेट तो हर वही है। दूध का रेट आप कह लें उनको, मतलब दूध खालस चूँकि बिकना शुरू हो गया, जो इसमें मिलावट थी, मिलावट का पे हम काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी काफ़ी काम कर रही है, और आगे फ्यूचर में हम ज़्यादा बिग वे में इस पे लॉन्च करने लगे हैं कैंपेन। मतलब ऑनस्लॉट होगा इसका, क्वालिटी कंट्रोल का या क्वालिटी आप कह लें ड्राइव चलेगी। तो उसमें जब खालस बिकना शुरू हुआ है तो दूध थोड़ा कम नज़र आ रहा है, वो आप कह लें कि थोड़ा सा महंगा हुआ है, बट किसान बहरहाल उसका बेनिफिशरी है। सो इसमें किसान अमीर होगा तो किसान इनपुट अच्छे डालेगा, किसान पढ़े लिखेगा, किसान न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएगा, किसान मैनेजमेंट प्रैक्टिस बेहतर करेगा, और अल्टीमेटली प्रोडक्शन बेहतर होगी। सो किसानों को दूसरा तरीका जो किसान को खुशहाल करने का, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जाए। उसमें हमारा सब्सिडी का प्रोग्राम है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मंडे को बिग वे में लॉन्च कर रहे हैं। मंडे को प्राइम मिनिस्टर आपके लिए पॉलिसी बयान, जो पॉलिसी होगी एग्रीकल्चर की, वो देंगे, और उसमें उसका जो पहला सेगमेंट है कि किसान कार्ड, डेबिट कार्ड की तरह हम किसान को कार्ड देंगे, जिस पे जाके वो जहाँ जहाँ सब्सिडी इन्वॉल्व है, सब्सिडी से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो किसान अपना कार्ड पंच करके वो ले सकेगा इंशाल्लाह। लिहाजा किसान की इनकम को दोगुना करना हुकूमत का नारा है, हुकूमत का अज़म। 5 साल में हम किसान का अपने GDP को डबल करेंगे। और उसके बाद आप जैसे कि बात भी कर रहे हैं कि पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, पाकिस्तान का ज़राई रकबा हम देखें तो तेजी से कम हो रहा है। काश्तकार काश्त करेगा कहाँ पर? ज़राई ज़मीनों की हिफाजत के लिए क्या हुकूमत कोई जामे पॉलिसी बना रही है? इसके 2 तरीके हैं जी। इसकी पॉलिसी बेसिकली ये है कि जो रकबा जाना होता है, ऐड होना होता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, सिटीज़ में मतलब रिहायशी स्कीमों में जाता है। हमारी चूँकि आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लिहाजा रिहायशी स्कीमें बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। पहले तो गवर्नमेंट इसको हिफाजत इसकी इस तरह कर रही है कि हाई राइजेस को गवर्नमेंट मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग जो है उनको ज़्यादा इनकरेज कर रही है। दूसरी जो बात इसमें है कि बाकी आपने कहा था रकबा कम हो रहा है, रकबा कम नहीं हो रहा है, लेकिन रकबा स्लोली बढ़ रहा है। रकबा पिछले 10 साल में 3 लाख एकड़ बढ़ा है, यानी 30,000 एकड़ सालाना रकबा बढ़ता है। बट चूंकि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से रकबा पर कैपिटा कम हो रहा है, एब्सोल्यूटली रकबा कम नहीं हो रहा, थोड़ा बढ़ रहा है। रकबे ने बढ़ना होता है कि आपका पानी, मीठा पानी कितना अवेलेबल है, वरना पाकिस्तान का अभी तक 27% रकबा आबाद है, 73% रकबा गैर आबाद है, आज भी वहाँ इजरात नहीं होती। लेकिन वो रकबा आबाद होने का जो अमल है वो पानी की अवेलेबिलिटी पे है, मीठे पानी की अवेलेबिलिटी। सो गवर्नमेंट जो है वो वाटर कंजर्वेशन में काफ़ी फोकस कर रही है। आपने देखा कि कई साल बाद, तकरीबन 40 साल के बाद 2 डैम नए बनने शुरू हुए। नहरों पे बड़े प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स में मोटरवेज के अलावा आप कह लें कि ये जितनी मोटरवेज इंपॉर्टेंट, उतनी ही बड़ी नहरें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो अभी दरियाए झेलम से नहर निकाली गई है, मंगला से ये जो सारी झेलम में निकाली गई, पिंड दादनहान तक, आगे खुशाब तक जो
जाती है। तो ये आप कह लें कि फिर कच्ची कैनाल और थल कैनाल को जिस तरह एक्सटेंड किया जा रहा है, तो बड़े डैम्स की बात कर लें या बड़ी नहरों की बात कर लें, तो उससे आप कह लें कि वाटरेशन जो है वो आपके रकबे को बढ़ाती है, लिहाजा हम रकबा बढ़ाएंगे। ठीक है चीमा साहब, फूड इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। क्या फूड इन्फ्लेशन भी फूड सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं है? गुज़श्ता कुछ बरसों से हम देख रहे हैं जो खाने पीने की अशियाँ हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है, इसका कोई लिंक समझते हैं आप? नहीं, खाने पीने की चीज़ों में अब तो नहीं इजाफा हो रहा। आप कह लें कि चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। सब्जी बड़े अच्छे रेट पे मतलब कंज्यूमर को अवेलेबल है, फल अवेलेबल है, बाकी चीज़ें आप कह लें कि आटा 850 रुपये बड़ी देर से, मतलब आप कह लें कि पिछले 5 साल से इसी रेट पे बिक रहा है। फिर आप इसकी देखें, यू कैन से दिस चीनी का इशू था, चीनी 85 रुपये में हमने कर दी है। तो लिहाजा होशरुबा इजाफे वाली बात जो है वो मेरा ख्याल ठीक नहीं है। बाकी फूड इंस्पेक्टर ने तो आप कह लें कि ये जो आप कह लें क्वालिटी कंट्रोल से तो फ़ायदा होता है, नुकसान तो नहीं होता। ये कंज्यूमर प्राइस मिलती है, लिहाजा फूड को इनसे ख़तरा नहीं है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, अहम मौजू था। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा है, हम तो वही इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि किस तरीके से इजाफा हो रहा है। हम आवाम की दुहाइयाँ भी सुनते हैं कि आवाम जो कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, कीमतों में इजाफा हुआ है। अच्छा, आगे हाँ बिल्कुल, हम मईशत की भी बात कर लेते हैं। वही बात करें महंगाई की, तो मईशत जो है वो पाकिस्तान में पहले ही लड़खड़ा रही थी। ऊपर से जो कोरोना के वार हैं उन्होंने रही सही मईशत की कमर भी तोड़ कर रख दी है। हुकूमत तो मुआशी इस्तेहकाम के दावे करती नहीं थकती, मगर लोग ये दावे इस सूरत में ही तस्लीम कर सकते हैं जब उनका वही बात कि उनकी आमदन बढ़ जाएगी या उनके अशिया जो वो ज़रूरत की इस्तेमाल करते हैं, आसमान से बातें कर रही हैं, वो उनकी कीमतें वो नीचे आ जाएंगी, ज़मीन पे आ जाएंगी। बिल्कुल, तो फिर वो कहेंगे कि जी कि हाँ कुछ बेहतरी आई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है, एक स्ट्रेटजी पेपर जो है जारी किया है कि अगर हुकूमत मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करना चाहती है और मुल्की कर्जे भी कम करना चाहती है साथ ही साथ, तो इसे मुल्की मईशत को 7 से 9% तक ले जाना पड़ेगा। हमने देखा शौकत तरीन साहब आए तो उन्होंने भी 6 से 7 की बात की थी कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर हम पाइट की इस रिपोर्ट की बात करें तो सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत मुल्क की तरक्की के 2 बड़े सुतून हैं, मगर बदकिस्मती से ये दोनों शोबे ही इस वक्त जो है तनाज़ुली का शिकार नजर आते हैं। हमें हुकूमत को ये दोनों शोबों को ऊपर उठाने की का चैलेंज उनके सामने है और उन्हें उठाना भी पड़ेगा। पाइट की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और कानून साजों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मुंतखब होने का वक्त होना चाहिए, उन्हें 2 बार होनी चाहिए। हाँ, मुंतखब होना चाहिए ताकि सियासी ख़ानदानों की जो इजारादारी है वो किसी हद तक टूट सके और इस इक़दाम में मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा। अगर हम ये कदम उठाते हैं या हुकूमत ये कदम जो है वो उठाती है। हालांकि हमने इसको खुद ही तब्दील किया, हमने कहा कि जी कि नहीं कोई हद नहीं होगी, तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब बने थे। खैर, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट माहिर मौशियात हैं, पाइट से ताल्लुक़ है, इदरीस ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये जो स्ट्रेटजी पेपर है इस हवाले से हमें बताइएगा, पाकिस्तान अगर 7 से 9% तक मुआशी मैदान में तरक्की नहीं करता तो पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? शौकत तरीन साहब ने भी आते ही ये बात की थी, उन्होंने 6 से 7 कहा था। जी ज़बरदस्त। आपका मैं जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटजी पेपर, ये रिफॉर्म एजेंडा हमने बनाया कैसे जी। तो सबसे पहले जो है ये सवाल हमारे सामने ये था कि क्या पाकिस्तान जो है तेज़ी से तरक्की कर सकता है। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए पाइट के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक ने एक ग्रोथ कमीशन तश्कील दिया कि जिसमें मुल्क के जो है नामी ग्रामी जो है माशियात के एक्सपर्ट्स और डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स शामिल थे और उन सब ने जो है ये मिलकर ये जो है ये रिपोर्ट बनाई है। और पाइट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक किस्म का उनको सेक्रेटेरिएट के तौर पे उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड की। ठीक, ये रिपोर्ट ये कहती है जी कि हमने 1960 से जो डेवलपमेंट मॉडल फॉलो किया है वो शायद डॉक्टर महबूबुल हक और हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप ने बनाया था कि जिसका फोकस जो है हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट का था, फोकस हार्डवेयर पे था, रोड्स बनाएं, डैम्स बनाएं वगैरह वगैरह। ये मॉडल जो है उस वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक जो है सही था और उस वक्त की ज़रूरियात को इसने पूरा किया। लेकिन अब वक्त के साथ नया नॉलेज आने के साथ और वक्त में तब्दीली के साथ जो है ये ज़रूरत इस बात की पड़ गई है कि इस मॉडल को हम ग्रोथ के मॉडल को जो है तब्दील करें। ठीक है। और जो है हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट हों।
सॉफ्टवेयर हम किसको कह रहे हैं? सॉफ्टवेयर हम उसको कह रहे हैं कि जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे जो को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपने काम करना किस तरीके से है, आपको कौन सा काम करने की इजाज़त है, कौन सा काम आप नहीं कर सकते हैं, इन तमाम कवानीन को असर-ए-नौ देखने की ज़रूरत है। अच्छा। और ऐसे कवानीन बनाने की ज़रूरत है कि जो आपकी ग्रोथ को, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है फैसिलिटेट करें। ठीक है, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि वो क्या कवानीन मसलन हो सकते हैं। मसलन देखिए जी, अगर एक लैंड डेवलपर जो है अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करना चाहता है तो उसको कोई 22 जगहों से जो है NOC लेना पड़ता है जी। अगर जो है आप कंस्ट्रक्शन परमिट, घर के बनाने का कंस्ट्रक्शन परमिट लेना चाहें तो आपको 9 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। और अगर आपकी मालियत कंस्ट्रक्शन की कोई अगर 2 करोड़ है तो 18 लाख तकरीबन आपको खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन परमिट और इस टाइप की चीज़ों के लिए। अच्छा। आपका जो टैक्स पेयर है अगर वो टैक्स पे भी करना चाहता है तो साल में जो आपकी फर्म्स हैं उनको 577 घंटे जो है साल के सर्व करने पड़ते हैं सिर्फ टैक्स पे करने के लिए। अच्छा। और कुछ तकरीबन जो है 47 प्रोसीजर से जो है गुजरना पड़ता है। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आपको इंटरनेट की केबल जो है, सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको इंटरनेट की केबल जो है बिछानी है तो उनको कोई 45 स्टेप्स से जो है गुजरना पड़ता है। तो मकसद ये है अदरीसा ये बताएगा, पाइट की रिपोर्ट में की बात है। अदरीसा, पाइट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कानून साजों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मुंतखब होने की इजाज़त उन्हें होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब साहब ने ये भी कहा और फिर ये भी कहा कि सियासी ख़ानदानों की इससे इजारादारी टूटेगी। इस पर रोशनी डालिएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा और हमारी इस वक्त की प्रैक्टिस क्या है? अच्छा, मैं इसकी तरफ आता हूँ जी। थोड़ा सा इस चीज़ को अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं कंप्लीट कर लूँ। जी जी। ये जो है आपकी ये सारी चीज़ें आपकी जो बेसिकली जीडीपी क्या चीज़ है जी। जीडीपी जो है वो सम ऑफ ट्रांजैक्शंस है कि मैं और आप जो है आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे किसी की इनकम जो है इंक्रीज होती। आपका काम जो है ग्रोथ में ये करना है कि जो जी प्लीज़ सॉरी जी इदरीसा, ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए आपको सिस्टम्स को तब्दील करना है। अच्छा। कि जहाँ जहाँ रुकावटें हैं उनको जो है ख़त्म करना है। इन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि हुकूमत को असरन अपने आप को बदलना है। जिस तरीके से हुकूमत काम करती है उसको जो है तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि काम करने की रफ्तार बढ़ सके। अच्छा। और काम जो है ज़्यादा हो सके। काम करने की रफ्तार 2 वजह से कम हो सकती है। नंबर 1 कि लोग काम करते नहीं हैं तो लोगों को काम करने के लिए पे मजबूर करने के लिए कौन से सिस्टम्स जो है बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जो है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करें। बहुत से काम जो है जो आप एक ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं वो उसके लिए आपको कहा जाता है कि नहीं मुझे कागज़ ला के दें। उस कागज़ देने के लिए आपको शायद हो सकता है कि 3 घंटे जो है सफ़र करना पड़े। अच्छा। तो जो है आपको ई गवर्नेंस की तरफ जो है जाना। इन सब चीज़ों से जो है आपकी ठीक है ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी पेपर है। लेकिन इदरीसा प्लीज़ हमें ये बताएं कि ये जो सब कुछ आप तजवीज़ कर रहे हैं इस पर इस वक्त कितना अमल हो रहा है, कितना काम हो रहा है, क्या हुकूमत की समत इस वक्त दुरुस्त है या नहीं है? नहीं, ये समत को दुरुस्त करने के लिए ही तो ये स्ट्रेटेजी पेपर बनाया गया है कि समत जो है ये होनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन आपके शहर जो है वो आपको इस तरह से कन्फिगर करना है। अगर आपको अपने दफ्तर पहुंचने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं तो वो 3 घंटे उसकी बजाय अगर आपको 15 मिनट लगे तो जो आपका टाइम बच जाएगा उस टाइम को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। उसके लिए आपके अपने शहरों को जो है रिकन्फिगर करना। बिल्कुल ठीक है, एफिशिएंसी ताकि बढ़ सके। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। जो स्ट्रेटजी पेपर जो है जारी किया गया है किस तरह से और क्यों वो जारी किया गया, क्या अमामिल थे उसके वो हमें बता रहे थे। इशाल, एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस।